पाकिस्तानी फिल्मी सनत के सुनहरी दौर की जब भी तारीख लिखी जाएगी तो सोफिया बानो, जिन्हें बाज लोग दानिस्ता तौर पर सफिया बानो भी कहते हैं, का नाम एक ऐसी बावकार और मंजी हुई फनकारा के तौर पर उभरा है जिन्होंने अपने मुख्तसर मगर इंतहाई असरअंदाज फिल्मी जिंदगी में अदाकारी के अनमिट नकूश छोड़े। मुंबई के एक मुअज़्ज़िज़ घराने में 1938 को पैदा होने वाली इस हसीन और बासलाहियत अदाकारा ने उस वक्त पाकिस्तान हिजरत की जब लॉलीवुड अपनी शनाख्त बना रहा था। सोफिया बानो महज एक चेहरा नहीं थी, बल्कि वो जज्बात की अक्कासी करने वाली ऐसी फनकारा थी जिन्होंने मुआविन किरदारों में भी वो जान डाली कि अक्सर औकात वो मरकजी हीरोइन पर भी भारी दिखाई दी। उनका अंदाज़े बयान और आंखों से अदाकारी करने का फन उन्हें अपने दौर की दीगर अदाकाराओं से मुमताज करता था और यही वजह है कि उन्होंने बहुत जल्द बड़े फिल्म साजों और हिदायतकारों के दिलों में जगह बनाई। सोफिया बानो ने अपने फनी सफर का बाकायदा आगाज 1964 में फिल्म छोटी बहन से किया, जिसमें उनकी मासूमियत और फितरी अदाकारी को बेहद सराहा गया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 60 की दिहाई के वस्त से 70 की दिहाई के वस्त तक यानी तकरीबन 12 साल लॉलीवुड पर अपनी धाक बिठाए रखी। उनके करियर का सबसे बड़ा संग मील 1973 में रिलीज होने वाली शाहकार फिल्म पर्दे में रहने दो साबित हुई, जिसमें उन्होंने एक जिद्दी, अनापरस्त और मगरूर अमीरजादी का ऐसा यादगार किरदार अदा किया कि देखने वाले दंग रह गए। इस किरदार की बदौलत उन्हें उस वक्त के मोतबर तरीन फिल्मी एजाज निगार अवार्ड से नवाजा गया, जो उनकी फनी अजमत का एतराफ था। उन्होंने अपने करियर में मोहम्मद अली, वहीद मुराद और नदीम जैसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया और आरजू, एहसान, घराना और घर दामाद जैसी कामयाब फिल्मों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अदाकारी के साथ साथ उन्होंने अपनी चंद फिल्मों में गुलकारी भी की, जो उनकी हमजहद शख्सियत का सबूत था। ये बात भी सोफिया बानो की शख्सियत का एक निहायत अहम और दिलचस्प पहलू है कि वो अपने दौर की न सिर्फ मकबूल बल्कि महंगी तरीन अदाकाराओं में शुमार होती थी। 60 और 70 की दिहाई में जब लॉलीवुड में बड़ी बड़ी अदाकाराएं मौजूद थी, सोफिया बानो ने अपनी मांग और मार्केट वैल्यू को इस सतह पर पहुंचा दिया कि उन्हें फिल्म में कास्ट करना हर फिल्म साज के बस की बात न थी। उनकी मकबूलियत का ये आलम था कि फिल्मी हलकों और डिस्ट्रीब्यूटर्स में ये बात मशहूर थी कि जिस फिल्म की पोस्टर पर सोफिया बानो का नाम आ जाए वो फिल्म रिलीज से पहले ही फरोख्त हो जाती थी। उनकी फिल्मों के हुकूक खरीदने के लिए सिनेमा मालिकान और डिस्ट्रीब्यूटर्स लाइन लगाकर खड़े होते थे, क्योंकि उनका नाम बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी की जमानत समझा जाता। सोफिया बानो की इस कदर मांग की बड़ी वजह उनका मखसूस स्टाइल और वो नफासत थी जो वो अपने हर किरदार में लेकर आती थी। फिल्म साज उनकी मुंह मांगी कीमत अदा करने पर मजबूर होते, क्योंकि वो जानते थे कि सोफिया बानो की मौजूदगी फिल्म के बजट को न सिर्फ महफूज कर लेगी बल्कि मुनाफा भी बख्शेगी। उनके भारी मुआवजों के चर्चे उस वक्त के फिल्मी अखबारात की जीनत बनते थे, जो इस बात का सबूत था कि उन्होंने एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां मर्द अदाकारों का गलबा था अपनी शराइत पर काम किया और ऐसा मकाम हासिल किया जो बहुत कम खवातीन फनकारों को नसीब होता है। उनकी फिल्मों की फौरी फरोख्त और उनका सबसे ज्यादा मुआवजा लेना इस बात की तस्दीक करता है कि वो अपने अहद की एक ऐसी सुपरस्टार थी जिनका सहर शायकीन और फिल्मी पंडितों दोनों पर तारी था। सोफिया बानो का शुमार पाकिस्तान की फिल्मी तारीख की उन चंद गिनी चुनी अदाकाराओं में होता जिनकी स्क्रीन पर मौजूदगी ही किसी भी फिल्म की कामयाबी की बड़ी जमानत समझा जाता। उनका जादू शायकीन के सर चढ़कर बोलता था और फिल्मी पंडितों का मानना था कि सोफिया बानो का नाम फिल्म के क्रेडिट में शामिल होना इस बात का इशारा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड साज बिजनेस करेगी। उनकी मकबूलियत का आलम यह था कि वो उस दौर की महंगी तरीन अदाकारा बनकर उभरी और उनकी फिल्में रिलीज होने से कबल ही डिस्ट्रीब्यूटर्स के दरमियान महंगे दामों बिक जाया करती। उन्होंने अपने काम और मयार से एक ऐसा मकाम हासिल कर लिया था जहां वो फिल्म साजों से अपनी शराइत पर मुआहदे करती और कोई भी बड़ा प्रोडक्शन हाउस उनकी मुंह मांगी कीमत अदा करने से गुरेज नहीं करता था। पाकिस्तान मुंतकिल होने से कबल सोफिया बानो ने भारत की फिल्मी सनत में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, जहां उन्होंने चंद अहम फिल्मों में काम करके अपनी फनी बुनियादें मजबूत की। जब पाकिस्तान की फिल्मी सनत तरक्की की राह पर गामजन थी तो यहाँ के नामवर हिदायतकारों की नजरें उस बासलाहियत फनकारा पर जमी थी। बताया जाता है कि पाकिस्तानी हिदायतकारों ने उन्हें लॉलीवुड लाने के लिए बड़ी ताकतों की और मुसलसल राबतों और कोशिशों के बाद उन्हें पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया का हिस्सा बनने पर आमादा किया। जब वो आखिरकार पाकिस्तान मुंतकिल हुई और यहाँ काम शुरू किया तो उन्होंने पहली ही चंद फिल्मों से साबित कर दिया कि उनके बारे में किए गए दावे दुरुस्त थे। वो लॉलीवुड में कदम रखते ही छा गईं और जल्द ही उनका शुमार सफ़े अव्वल की स्टार्स में होने लगा। जब सोफिया बानो का करियर अपने अरूज पर था और हर हिदायतकारों ने अपनी फिल्म में लेने का ख्वाहिशमंद था, तब उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी इंडस्ट्री को हैरत ज़दा कर दिया। उन्होंने शोहरत, ग्लैमर और दौलत की चकाचौंध को ठुकरा कर अचानक शोबिस की दुनिया को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। ये फैसला किसी मजबूरी के तहत नहीं बल्कि उनकी अपनी मर्जी और जिंदगी को अपने ढंग से जीने की ख्वाहिश का नतीजा था। फिल्मी दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करने के बाद वो एक मुकम्मल घरेलू खातून बन गई। अपनी निजी जिंदगी को राजदारी के साथ गुजारने लगी। उन्होंने कभी मुड़कर शोबिस की महफिलों की तरफ नहीं देखा और अपनी बाकी जिंदगी इंतहाई सुकून, वकार और खुददारी के साथ अपने खानदान के लिए वक्फ कर दी, जो उनकी मजबूत शख्सियत का एक रोशन पहलू है। जहाँ तक उनकी निजी जिंदगी और हालात जिंदगी का ताल्लुक है तो सोफिया बानो की जिंदगी के बारे में बहुत सी गलत फहमियां गर्दिश करती रही, जिन्हें दूर करना जरूरी है। बहुत से लोग उन्हें जहनी बीमारी का शिकार होने वाली अदाकारा रोही बानो या कसम पुरसी में इंतकाल करने वाली दीगर
फनकारों के साथ मंसूब करते, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। सोफिया बानो ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इंतहाई सुकून, खुशहाली और वकार के साथ गुजारा। 1970 की दिहाई के आखिर में उन्होंने कराची के निहायत मुअज़्ज़िज़ और साहिब सरवत सियासी और कारोबारी खानदान में शादी की, जिसके बाद उन्होंने खुद अपनी मर्जी से फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया। वो फिल्मी तकरीबात और मीडिया की चकाचौंध से दूर होकर मुकम्मल तौर पर अपनी घरेलू जिम्मेदारियों में मगन हो गई और कराची के पोश इलाके में अपने खानदान के साथ एक पुरतायुश और खुशहाल जिंदगी बसर की। उन्होंने कभी शोहरत की खातिर अपनी निजी जिंदगी का सौदा नहीं किया। यही वजह है कि वो दिहाइयों तक गुमनामी के पर्दे में रहकर अपनी निजी जिंदगी का लुत्फ उठाती रहीं। उनके आखिरी अय्याम भी उसी वकार और सुकून के साथ गुजरे जिसकी वो आदी थी। सोफिया बानो ने अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ गुजारा। उनके घर वाले उनका बेहद ख्याल रखते। उनकी वफात के हवाले से मुस्तनद जराए बताते हैं कि वो नवंबर 2024 में तवील उम्री और कुदरती वजूहात की बिना पर कराची में इंतकाल कर गयी। उनकी वफात की खबर अगरचे मीडिया पर उस तरह नहीं आई जैसे फाल फनकारों की आती है, लेकिन फिल्मी हलकों में उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। वो किसी बीमारी या माली तंगी का शिकार नहीं थी, बल्कि भरपूर और कामयाब जिंदगी गुजारने के बाद खामोशी से जहांफानी से रुखसत हुई। उनका इंतकाल अब 2026 के तनाजुर में एक ऐसी फनकारा की रुखसती है जिसने पाको हिंद के बदलते मौसम देखे और फनकाराना अजमत से पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख को रोशन किया। सोफिया बानो का असल नाम सोफिया बानो बेगम था। वो 23 अक्टूबर 1938 को मुंबई में पैदा हुई। उनके फिल्मी करियर का दौरानिया 1964 से 76 तक रहा, जिसके दौरान उन्होंने कुल 28 फिल्मों में काम किया। उनके मशहूर फिल्मों में पर्दे में रहने दो, आरज़ू, घराना और एहसान शामिल हैं। उन्हें 1973 में बेहतरीन मुआविन अदाकारा का निगार अवार्ड मिला। उनकी शादी 1978 में कराची के मारूफ ताजिर और सियासतदान हारून अहमद से हुई, जिसके बाद वो कराची मुंतकिल हुई और वहीं अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजारे। उनकी वफात नवंबर 2024 में कराची में हुई, वहीं उनकी तदफीन अमल में आई। सोफिया बानो का तज़किरा पाकिस्तानी फिल्मी तारीख के उस रोशन बाब की मानिद है जो अपनी तमाम तरानाहियों के साथ हमेशा के लिए बंद हो चुका, लेकिन उनकी छोड़ी हुई फनी मेरास आज भी शायकीन के दिलों में जिंदा है। उन्होंने उस दौर में अपनी पहचान बनाई जब बॉलीवुड में टैलेंट का मुकाबला अरूज पर था और अपनी मेहनत से साबित किया कि सच्ची फनकारा वही है जो शोहरत की बुलंदियों पर होने के बावजूद अपने असूलों और खानदानी इकदार पर समझौता न करे। उनकी जिंदगी का सफर बम्बई की गलियों से शुरू होकर कराची के पुरसुकून गोशों में इख्तिताम पजीर हुआ, जिसके दौरान उन्होंने न सिर्फ बेहतरीन फिल्में दी बल्कि मिसाली घरेलू जिंदगी गुजार कर ये भी दिखाया कि शोबे से किनारा कशी के बाद भी वकार को कैसे बरकरार रखा जाता है। सोफिया बानो की वफात यकीनन एक कहत का खात्मा है, मगर उनकी सूरत में पाकिस्तानी सिनेमा को जो एक सुलझी हुई और बासलाहियत अदाकारा मुयस्सर आई थी, उनकी यादें आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह बनी रहेंगी। उनका नाम जब भी लिया जाएगा एक ऐसी खातून का तस्वुर उभरेगा जिसने अपनी जिंदगी अपनी शराइत पर गुजारी और फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर एक गुमनाम मगर कामयाब और भरपूर जिंदगी को तरजीह दी। हम दुआगो हैं कि मालिक उनकी मगफिरत फरमाए, ऐसी बाकमाल अदाकार के फन को सराहने वालों को जिंदा रखे। आमीन।